The vision is the art of seeing which is invisible to other. हाँ, कोई बात नहीं, हाइटर बंद कर दो आप. हाँ, द विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग. विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग विच इज इनविजिबल टू अदर्स. विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग विच इज इनविजिबल टू अदर्स. यानी विजन यानी दूरदृष्टि. दूरदृष्टि से हम वह देख सकते हैं जो दूसरे नहीं देख पाते हैं. दूरदृष्टि से हम वह देख सकते हैं जो दूसरे नहीं देख पाते हैं. इसका मतलब एक विजन होता है कि आप देखें कि 4 साल 5 साल बाद क्या डेवलपमेंट्स होंगे, क्या चेंजेस हो सकते हैं, तो उसके अनुसार आप अपने को ढालें, बनाएं, तैयार करें. तो ये होता है एक विजन, जिसे हम कहते हैं कि भविष्य के लिए सोचना, दूरदृष्टि. चलिए, कल हमने डिस्कस किया था डिसिप्लिन. तो डिसिप्लिन के वो जो 4-5 पॉइंट्स मैंने लिखाए थे, उसकी हिंदी अगर चाहिए तो हिंदी में बता दूंगा, हिंदी आप उसकी लिख लेंगे. तो पहला पॉइंट था डिसिप्लिन डिसाइड द डेंसिटी ऑफ योर डिटर्मिनेशन. तो फर्स्ट पॉइंट था डिसिप्लिन डिसाइड डेंसिटी. चलो, आप तो लिखे ही थे, तो इसका हिंदी आप लिख ले. अनुशासन. अनुशासन व्यक्ति के दृढ़ता. अनुशासन व्यक्ति के दृढ़ता के स्तर को. अनुशासन व्यक्ति के दृढ़ता के स्तर को सुनिश्चित करता है. डिसिप्लिन डिसाइड द डेंसिटी ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी आप में दृढ़ शक्ति कितना है, यह अनुशासन बताता है. अगर आप अनुशासित हैं तो आपके अंदर एक दृढ़ शक्ति होगी, और कोई भी कार्य असफल होने के बाद भी आप कोशिश करते रहते हैं, तो वो होती है दृढ़ता की शक्ति. तो आप में कितनी दृढ़ता है, उस दृढ़ता का लेवल क्या है, स्तर क्या है, उसको अनुशासन बताता है. दूसरा क्या था? डिवोशन डिबार द डिस्ट्रक्टिव. डिवोशन डिबार द डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर. तो अनुशासन व्यवहार की नकारात्मक प्रवृत्तियों को. अनुशासन व्यवहार की नकारात्मक प्रवृत्तियों को दूर करता है. अनुशासन व्यवहार की नकारात्मक प्रवृत्तियों को दूर करता है. तीसरा क्या है? डेवलप डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन. तो अनुशासन समर्पण और लगन का भाव उत्पन्न करता है. अनुशासन समर्पण और लगन का भाव. अनुशासन समर्पण और लगन का भाव उत्पन्न करता है. समर्पण और लगन का भाव उत्पन्न करता है. इसके बाद क्या था? डिसिप्लिन इज द मिरर ऑफ डिसिप्लिन इज द मिरर ऑफ इंडिविजुअल आइडियलिज्म. यानी इसका आप हिंदी लिख लें कि अनुशासन व्यक्ति के आदर्शों का. अनुशासन व्यक्ति के आदर्शों का दर्पण है. अनुशासन व्यक्ति के आदर्शों का
दर्पण है। ठीक है, इसके बाद सेल्फ होगा, सस्टेन द विल पावर एंड एनर्जी टू वर्क। ठीक है, तो अनुशासन, इच्छा शक्ति, अनुशासन इच्छा शक्ति को बनाए रखते हुए अनुशासन इच्छा शक्ति को बनाए रखते हुए कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। अनुशासन इच्छा शक्ति को बनाए रखते हुए कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। और इसके बाद था सस्टेन द सक्सेस, सेल्फ डिसिप्लिन सस्टेन द सक्सेस एंड सिक्योर द सक्सेस। ठीक है, कोई बात नहीं, सिक्योर द सक्सेस। तो स्व अनुशासन, स्व अनुशासन सफलता को सुनिश्चित करता है। स्व अनुशासन सफलता को सुनिश्चित करता है। सफलता को सुनिश्चित करता है। चलिए, एक उन्होंने बताया था कि डिसिप्लिन डेवलप कैरेक्टर, यानी अनुशासन से चरित्र का निर्माण होता है। अनुशासन से चरित्र का निर्माण होता है। अनुशासन चरित्र निर्माण में एक बहुत पूर्ण भूमिका निभाता है। जरूरी है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन कोई इम्पोजिशन नहीं होता है। जो कुछ भी आप सोच लें कि मुझे ये करना है तो वो आप रेगुलर करें, वही फिर से वो आपका अनुशासन हो जाता है। कोई इम्पोजिशन नहीं, कोई दबाव नहीं, अपने से कि मुझे ये करना है, 1 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, डेली पढ़ना है। तो वो आप डेली जब निरंतरता में रखेंगे तो वही अनुशासन हो जाता है। चलिए अब आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे 5S। 5S के बाद चैप्टर खत्म होगा आज का। तो 5S क्या है, कैसे यूज किया जाता है, क्या इसके एडवांटेज है, कहाँ पे है। तो 5S इसमें बेसिक में थोड़ा लिख ले। दी 5 it is those basic tools which are adopted by institute or organization to obtain total quality management. To obtain total quality management, it ensure, इसी में आप लिख लें, फिर मैं हिंदी बता देता हूं। It ensure continuous improvement at implementation level. It ensure continuous improvement at implementation level. It is those basic tools which are adopted by institute or organization to obtain total quality management. It ensure continuous improvement at implementation level. इसकी आप हिंदी लिख ले।
कि 5S को ऐसे ही लिखें 5S वह मूलभूत उपकरण है, वह मूलभूत उपकरण है जिसका उपयोग अनेक संगठन व संस्थान, जिसका उपयोग अनेक संगठन व संस्थान संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं। यह फुल स्टॉप के बाद यह प्रारंभिक क्रियान्वयन अवस्था में ही यह प्रारंभिक क्रियान्वयन अवस्था से ही सुधार की प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है। सुधार की प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है। इसी में आप आगे लिख लें, द प्रोसेस ऑफ 5S is so planned. The process of 5S is so planned that it keep the working area always clean and ensure proper implementation of all standard as per stipulated norms. The process of 5S is so planned that it keeps the working area always clean and ensure proper implementation. N छूट गया यहाँ, N लिख लें. Proper implementation of all standards as per stipulated norms. So 5S की योजना इस प्रकार बनाई जाती है. 5S की योजना इस प्रकार बनाई जाती है कि यह कार्यस्थल को हमेशा स्वच्छ रखते हुए सभी आवश्यक मानकों का कार्यस्थल को हमेशा स्वच्छ रखते हुए सभी आवश्यक मानकों का निश्चित क्रम में अनुपालन करना सुनिश्चित करता है. निश्चित क्रम में अनुपालन करना सुनिश्चित करता है.
इसी में आप आगे लिख लें, टू क्रिएट एंड मेंटेन, टू क्रिएट एंड मेंटेन, to create and maintain world class to create and maintain world class industrial arena ARENA industrial arena, it is essential that all associated with its activities must observe proper execution of rules, proper executions of rules and regulation. चलिए बस इंट्रोडक्शन में इतना बहुत रहेगा. टू क्रिएट एंड मेंटेन वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल अरेना, it is essential that all associated with its activities must observe proper execution of rules and regulations. So विश्व स्तरीय व्यावसायिक परिवेश बना, विश्व स्तरीय व्यावसायिक परिवेश का निर्माण करने और उसे बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि सभी व्यक्ति जो उस कार्य से संबंधित हैं, नियम और प्राविधानों का समुचित पालन अवश्य करें. तो 5S क्या है? तो 5S एक बेसिक कंसेप्ट है जिसके द्वारा हम अपने इंडस्ट्रियल एरिया को या अपने वर्किंग एरिया को साफ रख सकते हैं, प्रॉपर अरेंज कर सकते हैं, और एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है इसका, जिससे कि एक्सीडेंट और इंसिडेंट्स भी कम होंगे, डिफेक्ट फ्री वर्किंग को आप इंश्योर कर सकते हैं. तो ये कब शुरू हुआ था? ऑलमोस्ट 1960 और 70 के बीच में ये शुरू हुआ था. तो फर्स्ट जो है टोयोटा ने पहले इसको शुरू किया था, और दूसरा फोर्ड, जापानीज कंपनी टोयोटा जो है उसने शुरू किया था, और उसी समय फोर्ड ने भी शुरू किया था. तो टोयोटा का तो था कि प्रॉपर मैनेजमेंट करके उसका नाम दिया था कि प्रॉपर मैनेजमेंट, बट जो फोर्ड ने शुरू किया था 1972 में, उनका एक प्रोग्राम था कांडो, CANDO. अंडर कांडो प्रोग्राम इट इज द फोर्ड कंपनी. फोर्ड हैज स्टार्टेड अंडर कांडो प्रोग्राम. तो कांडो का मतलब उनका था, कांडो मीन्स क्लीनिंग, अरेंजिंग
नीटनेस, नीटनेस का मतलब था उनका परफॉर्मेंस से, परफॉर्मेंस, डिसिप्लिन और ऑनगोइंग इंप्रूवमेंट। ये वर्क प्लेस पर उन्होंने एज ए कांडो प्रोग्राम शुरू किया। इसको 1972 में फोर्ड ने शुरू किया था, उसी समय टोयोटा ने भी शुरू किया था, बट उनका प्रॉपर मैनेजमेंट या एट वर्क प्लेस करके था नाम उसका। तो इसका कांडो प्रोग्राम यानी क्लीनिंग, स्वच्छता, अरेंजिंग, हिंदी में आप इसको लिख लें, क्लीनिंग यानी स्वच्छता, अरेंजिंग यानी व्यवस्था करना, नीटनेस का मतलब था परफॉर्मेंस, कार्यकुशलता से संबंधित था ये, कि कार्यकुशलता प्रत्येक व्यक्ति की क्या होनी चाहिए जो किसी भी कार्यस्थल पे कार्य कर रहा है, और डिसिप्लिन यानी अनुशासन, ऑनगोइंग इंप्रूवमेंट यानी सतत सुधार, ऑनगोइंग इंप्रूवमेंट, सतत सुधार, हमेशा सुधार होता रहे, देयर इज नो एंड ऑफ इट, सुधार के लिए हमेशा जगह रहती है। तो इस प्रोग्राम को कांडो के अंतर्गत ये फोर्ड ने पहले शुरू किया था, लेकिन 5S को जो पॉपुलराइज किया उसका नाम था हिरोयुकी हिरानो ऑफ जापान। हिरोयुकी हिरानो ऑफ जापान who established and propagated the concept of 5S. हिरोयुकी हिरानो, सेम उसी 70-75, एग्जैक्ट ईयर तो नहीं कहीं मेंशन है, बट उसी समय 70 के आसपास ही, 70 to 80 के बीच में। तो हिरोयुकी हिरानो एक जापानीज फर्म में काम करते थे, जापानीज इंडस्ट्रीज में। तो उन्होंने इसको, इस कांडो प्रोग्राम को उन्होंने पॉपुलराइज किया और इसको 5S नाम दिया। He has given the name 5S, मतलब इन्होंने इसको स्थापित किया। हिरोयुकी हिरानो ने 5S को स्थापित और प्रचलित किया, एस्टेब्लिश्ड एंड प्रोपोगेटेड, इसको स्थापित किया और इसको प्रचलित भी किया। तो उसके बाद से जापान में इट वाज वाइडली एंड इफेक्टिवली यूज्ड इन जापान। मिटा दें इसको। जापान में विस्तार रूप से और प्रभावी तरीके से जापान में अधिक से अधिक उद्योगों में प्रभावी तरीके से इसका उपयोग किया जाने लगा। इसका मेन एम है इंप्रूवमेंट विदाउट कास्ट, यानी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, इंप्रूवमेंट विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। इंप्रूवमेंट विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, यानी बिना किसी निवेश के सुधार की प्रक्रिया है ये, बिना किसी निवेश के, यानी इनिशियल कोई ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो कुछ संसाधन है उसी को व्यवस्थित करके इसे इंप्रूव किया, बिना किसी निवेश के सुधार की प्रक्रिया है। इसके लिए क्या चाहिए? कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल एम्प्लॉय
and a habit towards it. Contribution from all employee contribution from all employee and habit work safely and systematically. Safely and systematically. ये मेन इसका मोटो है। इसमें अलग से कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉय यानी सभी कर्मचारियों की तरफ से सभी कर्मचारियों का योगदान इसमें आवश्यक होता है। सभी कर्मचारियों का योगदान आवश्यक होता है। तथा क्रमबद्ध व सुरक्षित कार्य करने की आदत तथा क्रमबद्ध और सुरक्षित कार्य करने की आदत का विकास होना आवश्यक है। क्रमबद्ध और सुरक्षित कार्य करने की आदत का विकास होना आवश्यक है। जापान में जो लोग इसे यूज करते हैं या जो यूज किए थे उनका सोचना था या उनका मानना था कि इस प्रक्रिया से वर्क प्लेस तो क्लीन होता ही है, एक इफेक्टिव इन्वायरमेंट्स तो बनता ही है, साथ में थिंकिंग एबिलिटी, थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स, थिंकिंग आउट ऑफ ट्रेडिशन, कुछ अलग जाके सोचने का भी एक शक्ति मिलती है। जापान में इसे कहा जाता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लेस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लेस इट इज कॉल्ड इन द जापान। ये कार्यस्थल की व्यवस्था, कार्यस्थल की व्यवस्था का कार्य करता है 5S, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के थोड़ा सा सुधार करके और वर्किंग हैबिट में केवल सुधार करके इसकी आवश्यकता होती है। जहां पे वर्क प्लेस व्यवस्थित नहीं है, देखने में आकर्षक नहीं लगता है, उसका प्राथमिक अपीयरेंस यानी पहला ही देखने पर जो लुक होता है वो ठीक नहीं है, आकर्षक नहीं है, गंदगी इधर से उधर पड़ी है, तो वहां पर इस 5S की बहुत जरूरत है। अब ये 5S है क्या? व्हाट इज 5S? आप सभी लोग जानते होंगे। 5S इज द 5 जापानीज वर्ड्स। ये 5 जापान के जो वर्ड्स हैं वो होते हैं 5S, जो कि आप जानते हैं। शुरू होता है सीरी से, सीसो, तो ये 5 जापानीज वर्ड है जो शुरू होता है सीरी, सीरी, सीटान, सीसो, सिकेट्सु एंड सिट्सुके। तो ये 5 जापानीज वर्ड है जो 5S के नाम से प्रचलित हुए हैं। तो पहला है सीरी। सीरी मीन्स सॉर्टिंग, सॉर्टिंग या सेग्रीगेटिंग, अलग अलग करना। सॉर्टिंग और सेग्रीगेटिंग, अलग अलग करना। क्या अलग अलग करना वो हम डिस्कस करेंगे अभी। सीटान ये होता है सेट इन ऑर्डर। सीटान का मतलब है, आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं सेट इन ऑर्डर, अरेंज प्रॉपरली। हर सामान को एक अच्छे तरह से व्यवस्थित करना, सेट इन ऑर्डर।
एक क्रमबद्ध तरीके से सभी सामानों को रखना, सेट इन ऑर्डर। तीसरा है सीसो, क्लीनिंग यानी शाइनिंग यानी क्लीनिंग। ये है स्टैंडर्डाइज, ये इसका 5S का इंग्लिश फॉर्मेट भी आ जाएगा, स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज यानी स्टैंडर्डाइज का मतलब है मेंटेन द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, मेंटेन द, जो भी स्टैंडर्ड आपने सोच रखा है या बनाया है तो उसे आप फॉलो करें, उसे बनाए रखें। मेंटेन द स्टैंडर्ड, मेंटेन रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड या रिक्वायर्ड लेवल आप कह लें, मेंटेन द रिक्वायर्ड लेवल। और सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन और सस्टेन्ड। सेल्फ डिसिप्लिन और सस्टेन यानी कंटिन्यू फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, फॉर एवर। जो कुछ भी आपने बनाया है उसको आप हमेशा के लिए उसी स्तर का बनाए रखें, उसमें हमेशा कुछ न कुछ इंप्रूव करते रहें, उससे नीचे ना आए, उसमें हमेशा कुछ न कुछ इंप्रूव करते रहें। ये होता है सेल्फ डिसिप्लिन और सस्टेनिंग द लेवल, सस्टेन एट द सेम लेवल। तो ये 5 इसके क्रम है जिसको आप, ये तो 5 जापानीज के हो गए, ये 5 आप इंग्लिश में कर सकते हैं। और ये इसका अर्थ है सेग्रीगेट करना पहला होता है, दूसरा सेट इन ऑर्डर, तीसरा है स्वच्छता क्लीनिंग जो हमने काफी कुछ डिस्कस किया है, और जो 3 ऊपर के स्टैंडर्ड्स हैं इनको बनाए रखा, ये शित्सुके यानी ये आपका स्टैंडर्डाइज करता है। और लास्ट है उस स्तर को हमेशा बनाए रखना। चलिए अब इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या है। पहला है सीरी। तो सीरी क्या होता है, मीन्स सेग्रीगेशन क्या होता है, अलग अलग करना, सेग्रीगेट दे या आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई यूजफुल एंड यूजलेस आइटम एट वर्क प्लेस। ये इसका मीनिंग एक तरह से हो गया कि कंसेप्ट कर सकते हैं कि क्या मीनिंग है इसका। इसका अर्थ क्या है कि यानी कार्यस्थल पर उपयोगी और अनुपयोगी सामानों को पहचानना और अलग करना। आइडेंटिफाई यूजफुल एंड यूजलेस आइटम एट द, कार्यस्थल पर उपयोगी और अनुपयोगी सामानों को पहचानना। जो उपयोगी है और अनुपयोगी है उसको पहचाने और उसको अलग करें। अब देखें इसका कैसे आप अलग करेंगे। पहले इसका मेथड क्या है, मेथड है डिसाइड, डिसाइड व्हाट इज यूजफुल एंड वेस्ट एट वर्क प्लेस। तो पहला तो आप डिसाइड करेंगे, यह सुनिश्चित करिए कि क्या आवश्यक है और क्या नहीं है। यह सुनिश्चित करना कि कार्यस्थल के लिए क्या आवश्यक है और क्या आवश्यक है और क्या नहीं है। आवश्यक नहीं है उसको आपको क्या करना होगा, पुट ए टैग ऑन वेस्ट मटीरियल
and keep it separately. Keep it away from workplace. तो जो अनुपयोगी है उसे अलग करना, उसे अलग करके टैगिंग करके कार्यस्थल से अलग रखना। जो अनुपयोगी है उसे अलग करके टैग लगाकर कार्यस्थल से दूर रखना। टैग लगाकर कार्यस्थल से दूर रखना। अब इसमें आपको जो भी आपके कपबोर्ड हैं, कैबिन्स हैं, सेल्फ्स हैं, लॉकर्स हैं, जो भी वर्किंग प्लेस है, जहां जहां भी है, उन सबको आप सर्च करेंगे और जहां पे भी आपको लगेगा कि ये यूज्ड है और ये अनयूज्ड है, उसको आप अलग अलग करेंगे। बहुत पहले एक वागले की दुनिया करके एक सीरियल आता था टीवी में, देखा होगा आप लोगों ने। तो उसमें हस्बैंड और वाइफ रहते हैं। तो एक दिन उन्होंने कहा कि यार घर में बहुत कबाड़ा हो गया है, इसकी सफाई कर देते हैं। तो वागले जो थे, मिस्टर वागले, उन्होंने सब सामान निकाल के वो बाहर रखना। अरे ये भी नहीं चाहिए, वो टूटा रैकेट है, ये है, चेयर है, वो है, जो भी कहीं कबाड़ा इधर उधर पड़ा हुआ था स्टोर में, ऊपर बालकनी में, सब निकाल के बाहर कर दिया। अब उसके बाद उन्होंने सेग्रीगेट करना शुरू किया, यार इसमें कुछ देख लेते हैं, ऐसा तो नहीं है जो बाद में काम आ सकता है, हमने सब बाहर तो कर दिया। तो जब उनकी मैडम आई तो बोलती, अरे ये तो रैकेट थोड़ा सा टूटा, इसको रिपेयर करेंगे तो काम आएगा। ये चेयर क्यों निकाल दिए, नहीं खरीदेंगे तो इसका दाम कितना रह गया। ये सोफा तो थोड़ा सा है, इसको मतलब करते करते सब सामान फिर अंदर आ गए। मतलब कोई बिका नहीं, सब सामान अंदर आ गए। मतलब 2 घंटे में निकाला और फिर पूरा सामान। तो वर्क स्थल पर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो अनयूज्ड आइटम है, यानी आप जो समझते हैं कि वेस्ट है, उसको आप कार्यस्थल से अलग करें। इसके लिए कुछ है, जैसे जो 1 साल से ज्यादा यूज नहीं हुआ है, नॉट यूज्ड, तो इसमें हम कहते हैं कि नॉट यूज्ड। नॉट यूज्ड सिंस 1 ईयर, तो इसे तो आप डिस्कार्ड करें, यानी इट शुड बी रेड टैग इसमें लगाएं, रेड टैग एंड डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड का मतलब वो आपके सेक्शन में नहीं रहेगा। तो जो 1 साल से उपयोग नहीं किया उस पर आप रेड टैग लगा दें। हो सकता है वो दूसरे सेक्शन में यूजफुल हो सकता है तो वहां दे दें, या उसे फिर कंडेम की प्रक्रिया करके स्टोर में रिटर्न कर दें अगर आपके लिए यूज नहीं है तो ठीक है। दूसरा होता है वंस इन 6 मंथ। वंस इन 6 मंथ, तो इसमें आप क्या करेंगे, पुट इन प्लेस इट इन मेन स्टोर। जो मेन स्टोर है उसमें उसको रखवा दीजिए, जब जरूरत होगी आपको तब आप वहां से ले लेंगे। वर्किंग प्लेस पे नहीं होना चाहिए, जो 6 महीने में एक बार यूज होता है। तो कोई सेंट्रल स्टोर एक होता है, उसके अलावा एक अलग छोटा स्टोर होता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में आप देखें, हर जगह अपना, हर वर्कशॉप का एक छोटा स्टोर होता है। तो उस स्टोर में आप उसे टैग लगा के कि 1 साल में या कभी जरूरत पड़ेगी, वहां आप उसे रखते हैं। तीसरा आइटम है, अगर वो वंस इन ए मंथ, वंस इन ए मंथ जो यूज होता है, तो उसको आप वर्कशॉप, कार्यस्थल पर प्लेस इन अलमीरा और कपबोर्ड विथ टैग। तो टैग लगा के अलमीरा या कपबोर्ड में कार्यस्थल पे यानी वर्कशॉप में उसे रखेंगे, बट किसी अलमीरा और किसी जगह पे उसे रखेंगे जिससे आपको जब जरूरत हो वो मिल जाए। और लास्ट है डेली यूज।
डेली यूज नियर द वर्किंग बेंच, नियर और ऑन द वर्किंग बेंच। तो जो आप डेली यूज करें वही समान वर्किंग बेंच पर होना चाहिए, अरेंज होना चाहिए। डेली, जो डेली यूज होता है नियर और ऑन द वर्किंग बेंच, नियर और ऑन द वर्किंग बेंच, यानी बेंच के नजदीक रखें, जो वर्किंग बेंच है उसके नजदीक रखें। हाँ, अरे वाह, थैंक यू यार। हाँ। कोई बात नहीं, गर्म है, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद। तो ये है। अब इसके एडवांटेज क्या होंगे? पहला आपने देखा कि मीनिंग क्या है, दूसरा मेथड मैंने बताया, अब तीसरा इसका एडवांटेज क्या हो सकता है। हो गया या लिख लिया आपने? है? लिखा नहीं आपने? चलो अब तो लिख लो, आपने से लिख ले। इसमें मैंने जो बताया था 4 था, 1 साल, 1 साल, 6 महीना, 1 महीना और डेली, 4 ही तो हैं। तो 4 को आप जैसे यूज करते हैं, तो 1 साल वाला उसे कंडेम करिए, 6 महीने वाला उसे आप अपने मेन स्टोर में रखिए, 1 महीने का जो है उसे आप अपने वर्कशॉप में, लेकिन सेल्फ और लॉकर या कपबोर्ड या अलमीरा में रखें, और जो डेली यूज करना है उसे वही वर्किंग बेंच पर होना चाहिए। तो इससे एडवांटेज क्या होता है? ओनली वर्किंग आइटम्स, only working item are present at workplace। तो वर्क प्लेस पे केवल वर्किंग आइटम ही आपको उपलब्ध होगा, यानी कार्यस्थल पर केवल कार्य करने के लिए आवश्यक सामान ही उपलब्ध रहेगा। कार्यस्थल पर कार्य करने के लिए आवश्यक सामान ही उपलब्ध रहेगा। दूसरा, मोर स्पेस इज अवेलेबल। ज्यादा से ज्यादा जगह आपको कार्य करने के लिए उपलब्ध रहती है। अनवांटेड आइटम हटा देंगे तो जगह भर जाएगी। तो तीसरा, ज्यादा से ज्यादा जगह उपलब्ध रखती है। और तीसरा है द स्पेस, द वर्किंग प्लेस लुक स्पेसियस। वर्किंग प्लेस लुक स्पेसियस, यानी कार्यस्थल में ज्यादा जगह प्रतीत होती है, कार्यस्थल पर ज्यादा जगह प्रतीत होती है। तो ये कुछ इसके एडवांटेज है कि कार्यस्थल पर ज्यादा जगह प्रतीत होती है, कार्यस्थल पर ज्यादा जगह प्रतीत होती है, और ज्यादा जगह आपको कार्य के लिए उपलब्ध होता है, और कार्यस्थल पर केवल जो आवश्यक सामान है जिससे आप काम करते हैं वही उपलब्ध रहते हैं। तो ये पहला है आपका सीरी का। हो गया। चलिए दूसरे पे आते हैं हम, सीट ऑन। सीट ऑन एक्चुअली एक कहावत है, एक प्रोवर्ब, एक कहावत है। एवरी आइटम हैज इट प्लेस एंड it should be on its own place। ये इसको चरितार्थ करता है, इसको सिद्ध करता है कि एवरी आइटम हैज इट प्लेस एंड इट शुड बी ऑन इट्स ओन प्लेस। एवरी आइटम हैज इट्स प्लेस एंड इट शुड बी ऑन इट्स ओन प्लेस। तो सभी सामानों के लिए एक निश्चित जगह होती है,
सभी सामानों के लिए एक निश्चित जगह होती है और वह सामान उसी जगह पर होना चाहिए। सभी सामानों के लिए एक निश्चित जगह होती है और वह सामान उसी जगह पर होना चाहिए। और एक हैबिट की बात होती है, घर में भी आप अपना आई कार्ड, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपने पर्स, शूज और कपड़े जहां आप रखते हैं, एक जगह है कि अलमीरा है वहां कपड़े रखते हैं, या कोई लॉकर है या कोई सेल्फ है उसमें अपना आई कार्ड रखते हैं, या कोई की है, कीबोर्ड है तो वहां पर आप अपना मोटरसाइकिल या स्कूटर्स की की रखते हैं। तो आपको पता है कि डेली हम यहीं से निकालें और चल दिए। अब अगर उसको कहीं दूसरे जगह रख दिए तो फिर खोजने में समय लगेगा, मिलेगा नहीं, डिस्टर्ब होगा। आप जब घर से निकलते तो पता है कि शूज मेरे शू रैक में होंगे, वहां से लेके पहन लूंगा। अब आप रैक में पहुंचे तो पता चले वहां शू है ही नहीं, और फिर घर में आके आप ढूंढते रहेंगे कल मैंने शू कहां निकाल के छोड़ दिया था। तो ये आदत एक होती है कि जो सामान आप जहां से उठाएं वापस आए तो उसको वहीं रख दे, जिससे फिर जब उसकी जरूरत हो तो उसको प्राप्त किया जा सके। तो इसकी मीनिंग क्या है? मीनिंग मीन्स अरेंज all items at a specific location so that it can be easily obtained at the time of need. नीड, आवश्यकता पर, NEED, नीड, आवश्यकता। तो सभी स्थानों के लिए, सभी स्थानों को लिखें। सभी स्थानों को एक निश्चित जगह पर रखना चाहिए। सभी सामानों को एक निश्चित जगह पर रखना चाहिए जिससे आवश्यकता के समय वह आसानी से मिल जाए। अब कैसे करते हैं आप इसको? हो गया, ये तो आप जानते ही, बस एक तरह से रिवीजन है, आप लोगों को बताया भी गया होगा। मेथड के लिए पहला सभी सामानों को, अच्छा हुआ नहीं, सभी सामानों को एक निश्चित जगह पर रखा जाए जिससे आवश्यकता के समय वह आसानी से मिल जाए। एक सिंपल तरीका वर्किंग प्लेस पर क्या होता है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है, पहला होता है कि जितने आपके पास ड्रायर है, ड्रायर, सेल्फ, लॉकर, अलमीरा, या और स्टोरेज का कोई सामान है, तो जो भी है उसको आप आइडेंटिफाई कर लें। ड्रायर, सेल्फ, लॉकर, अलमीरा, आइडेंटिफाई इट। उन्हें सुनिश्चित कर लें, पहला हो गया। दूसरा आप क्या करेंगे? डिसाइड द आइटम। आइटम में सब आ जाता है, बार बार मैं लिखूं टूल, इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल, क्लीनिंग मटेरियल, तो आइटम का मतलब सब आ गया आपका। डिसाइड द आइटम इन प्रेफरेंस ऑफ देयर यूज, to be
placed at above location, to be placed at space, to be placed at space mentioned in serial 1। तो अब जो भी सेल्फ है, लॉकर है, ड्रायर है, किसमें क्या आप रखेंगे, प्रिफरेंस ऑफ यूज, कि कब 1 महीने 2 महीने 6 महीने साल भर कब किसको यूज करना है, और मशीनों के नजदीक जो सेल्फ और लॉकर है उसमें क्या रखना है, तो ये आप डिसाइड कर लें। तो पहले कितने आपके पास सेल्फ और लॉकर हैं, कितने आपके पास टूल, इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल, क्लीनिंग मटेरियल, सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं या दूसरे उपकरण कितने हैं, कब और कैसे उनको यूज करते हैं, अब किस में, सेल्फ में, लॉकर में, ड्रायर में क्या रखा जाएगा, वो आप डिसाइड कर लें, वो आप डिसाइड कर लें। और तीसरा है पुट ए टैग, हाँ जी, मेंशन्ड इन सीरियल नंबर 1, यानी सीरियल नंबर, अच्छा इसकी हिंदी बोल दूं, हिंदी तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपके पास जो ड्रायर, लॉकर और ये है उसको आप चिन्हित कर लें, और जो सीरियल नंबर 1 में चिन्हित किया है किसमें क्या रखना है वो डिसाइड कर लें, लॉकर में क्या रखना है, सेल्फ में क्या रखना है। तो सीरियल नंबर 1 में जो कुछ आपने चिन्हित किया है उसमें किसमें कौन सा आइटम रखना है उसको डिसाइड कर लें। पुट ए टैग एंड प्लेस आइटम एट देयर डिसाइडेड प्लेस। अब सभी आइटम का एक टैग बना लें, टैग रख लें, और जहां जिसको डिसाइड किया कि इसको सेल्फ में रखना है, इसको लॉकर में रखना है, इसको वहां रखना है, इसको वहां रखना है, तो उसको आप वहां रख दें। चलिए, सेल्फ और लॉकर से एक छोटी से मुझे याद आ गया, मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। एक, शायद मैंने बताया भी हो या नहीं, तो एग्जाम के समय हाई स्कूल या 12th का एग्जाम चल रहा था, तो एक जो एग्जामिनी था विद्यार्थी ने, अब साल भर तो कुछ पढ़ा नहीं, तो उस दिन हिंदी का एग्जाम था। अब हिंदी में उसने सोचा यार इसमें अक्सर तुलसीदास और कबीरदास या उनकी जीवनी लिखने को आती है, तो उसने 3-4 जो एक्सपेक्टेड थे, कवि नरोत्तम दास, तुलसीदास, सूरदास, कबीर, उनकी जीवनी उसने एक पर्ची बना लिया। पर्ची तो बना दिया, अब पर्ची बना के उसने, और जब सुबह तैयार हुआ तो सूरदास को पॉकेट में रख दिया, और तुलसीदास को पैंट के पॉकेट में, नरोत्तम दास जो है वो सॉक्स में है, और उसके बाद कोई कॉलर में है। फिर उसने सोचा यार लेकिन मान लीजिए नरोत्तम दास आ गया लिखने को, तो सब मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो उसने एक विशेष सूची बनाया कि तुलसीदास पॉकेट में, नरोत्तम दास जूते में, कबीर दास यहाँ, जयंत सूची कौन है उनको यहाँ, और वो उसने अपने घड़ी जो पहना था घड़ी के उसमें लगा दिया। तो जो इस कार्ड आया चेकिंग के लिए, उसने जब चेक किया तो पहले वहीं से निकाल दिया कि तुलसीदास पॉकेट में, पॉकेट से तुलसीदास मिल गए। हाँ, सूची नहीं रहती तो शायद बच जाता, लेकिन यह है कि जब उसे सब ढूंढना पड़ता ना कि कहाँ कौन है, इतना तो उसे याद नहीं, 4, 5, 6 बनाया था तो कहाँ किसको रख लिया पता नहीं चला। है तो कोड से आसान हो गया। तो उसी तरह से ये भी आपका कोड है कि पहले आपके पास कितने सेल्फ हैं उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए, कहां पर किसको रखना है उसको आइडेंटिफाई डिसाइड कर लीजिए। अब इसके बाद सामान को टैग लगा के उसको वहीं रख दीजिए। ठीक है, अब आपने तो रख दिया कि तुलसीदास जूते में है, यहां है, वहां है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो आपको सब सर्च करना पड़ेगा ना। तो एक मास्टर लिस्ट बनाना होगा, आपको एक मास्टर लिस्ट बना के अपने पास रखना होगा
कि कौन कहां पर है कौन कहां पर है। मेक ए मास्टर लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम। Make the master list of all item placed at different location and keep at a convenient place. एक घंटे में खत्म करना था, ये तो ज्यादा ही हो रहा है। कीप इट एट ए कन्वीनियंट प्लेस। तो एक मास्टर लिस्ट बना के इस मास्टर लिस्ट को किसी उपयुक्त जगह पर रखें जहां आप भी देख सकें और दूसरा जो काम करने आए सामान लेना हो वो भी, यानी ट्रेनीज और इंस्ट्रक्टर्स दोनों इस लिस्ट को देख सकें कि कहां पर क्या सामान रखा है। ठीक है, तो ये तरीका है स्टोरेज का। इससे ये फायदा होता है कि जैसे जो कैबिन है या सेल्फ है उसके अंदर जो सामान रखा है, कैबिन के ऊपर भी एक लिस्ट लगी रहती है कि इसमें क्या क्या रखा है, जिससे कोई सामान में पूरे कैबिन को ढूंढना ना पड़े और उसी सीक्वेंस में रखा जाता है कि जैसे लेफ्ट का कैबिन है तो लेफ्ट साइड में, राइट का कैबिन है तो राइट साइड में एक कैबिन के ऊपर या अलमीरा के ऊपर एक लिस्ट लगा देते हैं कि ऊपर ये सामान है, नीचे ये, फिर ये, अगर 3 रैक उसके अंदर अलमीरा में है तो ऊपर के रैक में क्या है ये, तो जिससे आप बाहर ही देख सकें। और एक तो मास्टर लिस्ट है कि कौन सामान कहाँ रखा है, तब वो सामान वहां रखा मान लीजिए अलमीरा में, अब अलमीरा के बाहर भी एक लिस्ट रहेगी तो उससे पता चल जाएगा कि अच्छा ऊपर वाले जो रैक है उसमें क्या है, तो एग्जैक्टली आप उसी रैक को देखेंगे और जो सामान आपको चाहिए आप निकाल लेंगे, पूरे रैक को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वहां भी एक लिस्ट होनी चाहिए। तो ये इससे क्या होता है कि जो सामान जब आपको चाहिए तुरंत मिल जाता है। दूसरा फायदा इसका क्या, जो सामान कम रह जाता है इंस्टेंट आपको, जैसे टूल्स इक्विपमेंट कोई खराब हुआ तो ठीक है, बट स्पेशली कंज्यूमेबल क्लीनिंग मटेरियल एंड रॉ मटेरियल ये डेली यूज होते हैं, तो ये जब कम हो जाते हैं, आप एक स्पेसिफाइड लिमिट से जब कम हो जाता है तो स्ट्रेट वे आप उसको डिमांड कर देते हैं। तो आपको अपनी लिस्ट से ही पता चल जाता है कि कंज्यूमेबल आइटम अगर है तो कितना मेरे पास है, क्लीनिंग मटेरियल्स कितना है, रॉ मटेरियल्स कितना है, या कोई आइटम कितना है अब मुझे डिमांड करना चाहिए, क्योंकि 1 महीने के अंदर डिमांड करने में और आने में भी समय लगता है, तो उस समय को देखते हुए आप एडवांस में डिमांड कर देते हैं। ठीक है, इसमें यह भी होता है कि जैसे जो बाहर एंट्रेंस गेट होता है, एग्जिट गेट होता है, और सामानों को रखने के लिए जगह होती है, कहीं कोई ट्रॉली है, फायर एक्सटिंग्विशर है, फर्स्ट एड बॉक्स है, तो उसके रखने की जगह को प्रॉपर कलर से पेंट यानी कलर डायनामिक का उपयोग होना चाहिए, और उसे वहीं काम समाप्त हो जाए, कोई ट्रॉली लेके गया तो उसको लाके वहीं रखे। जैसे गाड़ियों के लिए पार्किंग के लिए एक स्पेशल प्लेस होता है तो इसलिए उसे रखें। तो ये तो स्टोरेज ऑफ आइटम हो गया, स्टोरेज ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट्स हो गया, और स्टोरेज ऑफ और भी अगर कोई स्पेशल आइटम्स है तो उसका हो जाएगा। अगर वहां पे गैस, वाटर या वेपर का इनलेट है, कुछ है, तो वो भी स्पेसिफिकली मार्क होना चाहिए, इंडिकेशंस कलर होना चाहिए। और इसमें डिस्प्ले बोर्ड भी आता है, डिस्प्ले बोर्ड, वार्निंग बोर्ड, और मशीनों के पास जो रखा रहता है छोटा सा उसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन बोर्ड। हर मशीन जो इलेक्ट्रिकल मशीन या कोई भी मशीन होती है उसे चलाने के लिए एक प्रोसीजर्स होता है, तो मशीन के बगल में वो ऐसे ही एक कार्डबोर्ड में सामने रखा रहता है जिससे कि आप उसे देख के चला सके, उसे इंस्ट्रक्शन बोर्ड कहते हैं। तो इन बोर्ड को भी प्रॉपर जगह पे और प्रॉपर प्लेस पे, जिससे काम करने में हिंड्रेंस ना हो,
हाँ वो भी इसी में आ जाएगा। डूज एंड डोंट्स का भी आप, वो तो आप एक इंटेंस के समय ही लगा रहता है कि आप क्या करना क्या नहीं है, वो वहां भी आता है। तो इस सब को आप रख देते हैं। तो ये 5 6 7 पॉइंट हो गया। सिंपली मतलब एक आइडिया होना चाहिए कि कहाँ सामान रखा है, किसमें क्या सामान रखा है, उसके ऊपर टैग होना चाहिए, और अलमीरा तो उसके बाहर भी एक टैग होना चाहिए, एक मास्टर लिस्ट होनी चाहिए, सेफ्टी इक्विपमेंट कहाँ रखे हैं उसकी जगह होनी चाहिए, वेपर गैस और इन सब के लिए, इंट्रेंस डोर एंड अदर सो डूज एंड डोंट डूज के लिए जहाँ भी वो लिखा होना चाहिए, जैसे भी होना चाहिए वो प्रॉपर जगह पर अरेंज हो। एंड प्लस 3 चीजें, डिस्प्ले बोर्ड अगर कोई है, देन वार्निंग बोर्ड्स अगर कुछ है, वार्निंग बोर्ड्स में ही डूज और डोंट डूज भी लिख सकते हैं और इंस्ट्रक्शनल बोर्ड जो मशीनों के लिए यूज किया जाता है। तो अब इसका एडवांटेज क्या है, एक बार ये शायद चेकलिस्ट वाला आया था कि कभी, मुझे याद है, चेकलिस्ट प्लेस्ड ऑन दी अलमीरा कम्स अंडर व्हिच कैटेगरी ऑफ 5S। तो ये दूसरे में आएगा, ये आपके किसी उसमें एग्जाम में जो है, एग्जाम में है क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसके एडवांटेज क्या होते हैं, पहला एडवांटेज से क्या है बताइए, एडवांटेज तो आपको पता ही हो गया। हाँ, all items are systematically arranged। और ये बहुत, हाँ, टाइम इज नॉट वेस्टेड, टाइम इज नॉट वेस्टेड। सर्चिंग आइटम, हाँ वही आसानी से मिल जाएगा, टाइम इज नॉट वेस्टेड। essential items are easily obtained। वो, हाँ वो तो स्पेस, मैंने वही कह रहा था ना, स्पेस फॉर वर्किंग is arranged properly। चलिए बहुत हो सकता है, इतना बहुत है। हाँ अरेंज लगे, वो पहले में लिखा ना, ऑल आइटम्स आर सिस्टमेटिकली अरेंज, तो देखने में जब सिस्टमेटिक क्रमबद्ध तरीके से रहेगा तो अच्छा। तो ऑल आइटम्स आर सिस्टमेटिकली अरेंज और इट अपीयर्स प्लीजेंट, वो भी आप कर सकते हैं, देखने में भी अच्छा लगता है। इट अपीयर्स प्लीजेंट, टाइम्स इज नॉट वेस्टेड इन सर्चिंग द आइटम, essential items are easily obtained, space for working arranged properly। तो जो वर्किंग स्पेस हो वो अच्छी तरह से व्यवस्थित हो जाता है। चलिए अब हम आते हैं तीसरे में, वही लिखे जापान वाला भाषा, सीरी। तो सीरी मीन्स क्लीनिंग, और सॉरी सीरी तो हो गया। क्लीनिंग, सो क्लीनिंग का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग तो हमने बहुत इसमें तो पढ़ा है। workplace should be free from dust, dirt and unwanted item। यानी कार्यस्थल
अनुपयोगी सामानों से मुक्त होना चाहिए। कार्यस्थल उसमें डस्ट, डर्ट और ये अनयूज्ड आइटम सब आ जाता है। कार्यस्थल अनुपयोगी सामानों से मुक्त होना चाहिए। कार्यस्थल अनुपयोगी सामानों से मुक्त होना चाहिए। ठीक है, हो गया। चलिए कैसे आप इसको करेंगे। पहला है डिवाइड वर्किंग एरिया in different parts and nominate a person to supervise it। तो पहला है सभी सेक्शन या सभी एरिया, जितने भी एरिया है, एरिया को, संपूर्ण कार्यस्थल को अलग अलग भागों में बांटकर प्रत्येक भाग के लिए एक निरीक्षक नियुक्त करना। संपूर्ण कार्यस्थल को अलग अलग भागों में बांटकर प्रत्येक भाग के लिए एक निरीक्षक नियुक्त करना, एक निरीक्षक नियुक्त करना। दूसरा आप करते हैं अपार्ट फ्रॉम वर्कप्लेस सराउंडिंग स्टोर, parking place and other places should also be included cleaning schedule। तो पहला तो वर्क प्लेस की क्लीनिंग है, दूसरा उसके अलावा सराउंडिंग हो गया, स्टोर हो गया, पार्किंग प्लेस हो गया, और जो दूसरे स्थान है जैसे कपबोर्ड है, सेल्फ है, लॉकर्स है, इन सबको भी क्लीनिंग के अंदर इंक्लूड करना, और उसका जो भी क्लीनिंग का शेड्यूल है उसके अंदर इनको भी इंक्लूड करना होता है। ठीक है, इसको तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अच्छा अभी लिख रहे हैं, हो गया। चलिए तीसरा इसमें आता है क्लीनिंग में, क्लीनिंग के साथ साथ इस शीशों का मेन पार्ट तीसरा है कि क्लीनिंग के साथ साथ आपको माइनर मेंटेनेंस भी इसमें इंक्लूडेड है। द माइनर मेंटेनेंस कैरीड आउट along with the cleaning। छोटे मोटे जो मरम्मत हैं, माइनर यानी बहुत छोटे मरम्मत भी क्लीनिंग के साथ ही आते हैं। अब जैसे कोई नट बोल्ट लूज है तो उसको टाइट करना, कहीं नेकेड वायर है तो इंसुलेशन टेप लगा देना, कोई जैसे आप क्लीनिंग कर रहे हैं तो कोई पर्दा ही लटक रहा है तो उसको टांग देना, तो कोई इक्विपमेंट ज्यादा आवाज कर रहा है तो उसकी आवाज कैसे कम करेंगे, या एसी है तो उसका
रेगुलेटर्स ज्यादा हो गया या कम, यानी टेम्परेचर ज्यादा या कम हो गया है तो उसको कंट्रोल कर देना। तो हाँ, फिल्टर का साफ करना खैर माइनर में तो नहीं आएगा, वो तो आपको बुला के साफ कराना पड़ता है। वो केवल रेगुलेटर को आप वो कर सकते हैं, या जो क्लीनिंग वाला है वो फिल्टर कैसे साफ करेगा उसको हाँ, नहीं ठीक है, बट जरूरी नहीं सबको पता हो। आपको पता है और जरूरी नहीं सबको पता हो। इसी में से आप पूछे कितने लोगों को पता है कि फिल्टर कैसे क्लीन करेंगे एसी का। कोई बात नहीं, अगर आप कर सकते हैं वेल एंड गुड। तो ये जो माइनर रिपेयर्स हैं जो कि छोटे मोटे हैं, बाद में बढ़ सकते हैं, तो ये छोटे रिपेयर्स भी इसके साथ क्लीनिंग के साथ होने चाहिए। और सेल्फ दूसरे भी जगह है वो वर्किंग एरिया ऑफ द इंस्टीट्यूट, इन सबको क्लीन करना चाहिए। तो इट गिव्स इट, तो इसका एडवांटेज क्या होगा? द वर्कप्लेस looks neat and tidy. वर्कप्लेस लुक्स नीट एंड टाइडी, तो जो कार्यस्थल है आपका सुव्यवस्थित और स्वच्छ दिखेगा। कार्यस्थल सुव्यवस्थित और स्वच्छ दिखेगा। जनरल अपीयरेंस विल इनहेंस, हाँ, जनरल अपीयरेंस विल इनहेंस, यानी देखने में अच्छा लगेगा। तो ऐसे वातावरण में काम करने में आपका मन लगेगा जहां स्वच्छ हो, अच्छे से सब कुछ नीट एंड टाइडी हो। तो इट इनहेंस द इंटरेस्ट इन द वर्किंग विल इंप्रूव। वर्किंग में आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप अच्छे से काम करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत इसके फायदे हैं, हमने पहले भी क्लीनिंगनेस में सब बताया है, ज़्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है। तो ये है इसके एडवांटेज। जो कार्यस्थल आपका स्वच्छ और व्यवस्थित लगेगा, कार्यस्थल का जो देखने में अच्छा लगेगा, कार्यस्थल देखने में अच्छा लगेगा और वहाँ पर कार्य करने में रुचि होगी, या कार्य करने में आपकी रुचि लगेगी, यानी ध्यान और रुचि के साथ आप कार्य कर सकते हैं। और सुरक्षा तो है ही, कोई ग्रीस और कुछ गिरी है, आप जा रहे हैं तो पैर फिसल सकता है, कोई आयल पड़ा है, कुछ पड़ा है, अगर वो नहीं है तो सेफ्टी के दृष्टिकोण से भी अच्छा होता है, सेफ होता है, सेफ वर्किंग होती है। आप कुछ बता रहे थे? अच्छा, यही आप बता रहे थे। हाँ, एक्सीडेंट और इंसिडेंट भी कम हो जाते हैं, सेफ वर्किंग है। अगर आयल है, ग्रीस है, डस्ट है और दूसरे लुब्रिकेंट्स हैं, अगर फैले रहेंगे तो पैर लगने से वो स्लिप कर सकता है और एक्सीडेंट इंसिडेंट हो सकता है। तो सेफ्टी के लिए भी है, ये हमने सेफ्टी में डिस्कस भी किया था। चले, चौथा है आपका तो इसका मेन मीनिंग है maintaining previous three category at required standard। तो जो पहले के तीन कैटेगरीज हैं, यानी सॉर्टिंग, सेग्रीगेटिंग एंड क्लीनिंग, इसको जो है एक आवश्यक स्तर तक बनाए रखना, ये इसका काम होता है। यानी ये इसका काम होता है कि उस तीन स्तर को बनाए रखना। तो कैसे बनाए रखेंगे, उसके लिए कुछ चीजें होती हैं। यानी पहले की तीन व्यवस्थाओं को बनाए रखना, पहले की तीन व्यवस्थाओं को बनाए रखना इसका मेन कार्य है। तो दूसरा हम कह सकते हैं कि यह डील्स विथ
deals with provision and standard, provision and standard, यानी इसके लिए आप मानक और प्राविधान बनाते हैं। इसके अंतर्गत मानक और प्राविधान बनाया जाता है कि ये ऐसे क्लीनिंग है तो ऐसे करना है, सेग्रीगेशन ऐसे करना है, तो मानक और प्राविधान बनाए जाते हैं। और तीसरा इसमें आप कह सकते हैं इट इज ए प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड मैनेजमेंट, यानी अवलोकन और प्रबंधन की प्रक्रिया इसके अंतर्गत आती है। यानी आप देखिए जहां गलत हो रहा है उसे सही करिए। अवलोकन और प्रबंधन की प्रक्रिया इसके अंतर्गत आती है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड मैनेजमेंट, अवलोकन और प्रबंधन, अवलोकन और प्रबंधन की प्रक्रिया है इसमें कि आप देखिए कहाँ कैसे है। और इसी तरह से हर इंस्टीट्यूट में या हर कार्यालय में जब कोई घटना या दुर्घटना हो जाती है तो एक उसके लिए एक इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी के बाद जो रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर्स पास होते हैं कि आज के बाद जो ये करेगा तो ऐसा करेगा, ये करना है तो आपको ये पहनना है, ऐसे जाना है तो आपको सूचित करना है, या तो कुछ ऑर्डर्स पास होते हैं। तो वो जितने भी इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर्स हैं तो ऑब्जर्वेशंस हैं कि कोई गलती हो गई तो अगली बार ना हो, उसमें सुधार करने के लिए भी इस तरह के ऑर्डर्स यूज किए जाते हैं, ऑर्डर पास किए जाते हैं। तो एक मैनेजमेंट और ऑब्जर्वेशन का काम है। अब इसे आप करते कैसे हैं? तो मेथड है मींस प्रॉपर डायरेक्शन, प्रोवाइडिंग द प्रॉपर डायरेक्शन of working to all section, all departments, sorry, तो सभी सेक्शन या अनुभाग को एक उचित निर्देश दिया जाता है कि क्या करना है। इसे हम दूसरे शब्दों में आप कहें एक स्टैंडर्ड भाषा में कि जो निर्देश दिया जाता है वो कहीं कहीं जो बड़ा इंडस्ट्रीज हैं या बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े सेक्शंस हैं, आप देखते होंगे तो वहाँ ये रिटन में ऑर्डर्स होता है और इसे हम कहते हैं एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर डिफरेंट सेक्शंस बनाए जाते हैं। उस सेक्शन के जो एक्सपर्ट्स हैं या वहाँ जो एम्प्लॉइज कार्य करते हैं, जो सुपरवाइजर या इंचार्ज या इंस्ट्रक्टर्स हैं, सबके कंसल्टेशन से कि क्लीनिंग कैसे होगी, अरेंजमेंट कैसे होगा, सेग्रीगेशन कैसे होगा, तो एक पूरा प्रॉपर वो बनाते हैं। पॉइंट्स 8 या 10 पॉइंट्स होते हैं। वो डायरेक्शन है कि आप अपने डिपार्टमेंट में, और फिर सबको ट्रेनिंग दे दी जाती है कि भाई ये एसओपी है और इस एसओपी के अनुसार आपको कार्य करना है। दूसरा हम इसमें करते हैं इंस्पेक्शन, शेड्यूल ऑफ इंस्पेक्शन। शेड्यूल ऑफ इंस्पेक्शन
is prepared and informed. यानी निरीक्षण का कार्यक्रम बनाकर सबको बता दिया जाता है कि आपके सेक्शन का इस दिन निरीक्षण होगा, आप तैयार रहिए। निरीक्षण का कार्यक्रम बनाकर सभी अनुभागों को बता दिया जाता है। निरीक्षण का कार्यक्रम बनाकर सभी अनुभागों को बता दिया जाता है। तीसरा होता है इसका कार्य ऑडिट ऑब्लिक इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन इंस्पेक्शन। निरीक्षण के आधार पर मूल्यांकन करना, क्या अवलोकन, ऑडिट करना, सत्यापन करना एक तरह से होता है कि सही हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्या गलतियां रह गई, आगे क्या सुधार करना होगा। तो निरीक्षण के आधार पर मूल्यांकन या सत्यापन करना, मूल्यांकन के आधार पर निरीक्षण के आधार पर मूल्यांकन या सत्यापन करना। तो ये इस प्रोसेस का 3 काम है। एसओपी बनाना सभी सेक्शंस के लिए, उनको देना, वो काम करें वैसे। दूसरा उसका फिर एक पीरियोडिकल इंस्पेक्शन करना समय समय पे कि कौन उसको कर रहा है कि नहीं। और इंस्पेक्शन के जो रिजल्ट्स आते हैं, एक्चुअली इसका जो इंस्पेक्शन होता है इसमें मार्क्स दिए जाते हैं, वो पॉइंट लिखा रहता है कि सी आपका शुरू से सीरी, सीटान, सीरी में 10 पॉइंट है, सीटान में 8 पॉइंट है और सीसो में 8 या 10 पॉइंट है, प्लस इसके भी कुछ पॉइंट है और अगला पॉइंट। तो सभी पांचों के जो है पॉइंट्स होते हैं, मतलब ये देखना, ये देखना, ये देखना है, और फिर आगे वो मार्क्स देते हैं। हाँ जाइए। नहीं नहीं, सबको जाना है, कोई बात नहीं, जब आपका टाइम हो तो भाई, हम तो अनवांटेड हैं, जब आप कहोगे हम चले जाएंगे। हम तो फिलिंग द गैप हैं, जहां जगह बच गई वहीं उस जगह को भरने के लिए आते हैं। तो फिलिंग द गैप है, तो कोई बात नहीं, जब आपका समय अगर है, अभी है तो जाना है अभी। अच्छा ठीक, जब आपको जाना हो बता दीजिएगा, कंप्लीट तो होता ही रहेगा। तो ऑडिट और इंस्पेक्शन उसके आधार पर हम कर लेते हैं। अब इसमें जितने भी आते हैं, क्या बात है, बोरिंग लग रहा है क्या, फिर चैप्टर बदल दे। अच्छा इंस्पेक्शन आ गया तो उसको पूछ। तो इसमें आपके इंस्टीट्यूट में जितने भी हैं इसमें सब आता है, जैसे एंट्रेंस डोर है, पेंट्स हैं, लेवल हैं और मार्किंग है, ऑपरेटिंग शेड्यूल ऑफ ए मशीन है, पीरियोडिक मेंटेनेंस ऑफ द मशीन है, और प्लेसिंग ऑफ द इक्विपमेंट्स है, क्लीनिंग ऑफ द फ्लोर्स है, अरेंजिंग ऑफ द आइटम्स है, कीपिंग द अनवांटेड आइटम। तो वो सब जो तीनों पार्ट्स हैं उसका सब मिला के सब यहाँ आ जाता है। और इसमें फिर मेन 3 पार्ट होता है, एसओपी बनाना, और दूसरा है इंस्पेक्शन करना, और तीसरा है ऑडिट और इवैल्यूएशन। ये इनके 3 पार्ट्स हैं मेन, ठीक है। अब एडवांटेज इसका क्या होगा, अरे 12:30 बज गया। एडवांटेज इसका क्या होता है, क्या एडवांटेज होगा, प्रॉपर वर्क कल्चर इज मेंटेन्ड। दूसरा, इंसिडेंट
ऑब्लिक एक्सीडेंट्स और anticipated well in advance. Corrective actions are initiated as per need. Corrective action initiated, तो प्रॉपर वर्क कल्चर इज मेंटेन, यानी सुव्यवस्थित कार्य संस्कृति का निर्माण होता है। सुव्यवस्थित कार्य संस्कृति का निर्माण होता है। सुव्यवस्थित कार्य संस्कृति का निर्माण होता है। दूसरा, घटना या दुर्घटना का पूर्वाभास हो जाता है कि हो सकती है ऐसी घटनाएं, तो पहले से घटना या दुर्घटना का पूर्वाभास हो जाता है, एंटिसिपेशन, घटना या दुर्घटना का पूर्वाभास हो जाता है। और तीसरा है करेक्टिव एक्शंस आर इनिशिएटेड, यानी निवारक कदम या निवारक कार्य पहले से ही कर लिया जाता है। निवारक कार्य पहले से ही कर लिया जाता है। निवारक कार्य पहले से ही कर लिया जाता है। चलिए चौथा और पांचवा शिक्षुके सेल्फ डिसिप्लिन, ये पांचवा है, यानी मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड, मीनिंग यानी मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड, maintaining standard by following proper discipline. Maintaining standard by following proper discipline. इसी में आप आगे लिख लें दूसरा पॉइंट, यानी अनुशासन के द्वारा आवश्यक मानक को बनाए रखना। अनुशासन के द्वारा आवश्यक मानक को बनाए रखना। दूसरा है इम्प्रूविंग सिस्टम एंड वर्किंग, improving the system and working by improving work habit. Improving the system and working by improving the working habit यानी कार्य और तंत्र में कार्य आदत का सुधार करके, उन्नति करना, कार्य आदत का सुधार करके उन्नति करना। और तीसरा मेंटेनिंग जीरो डिफेक्ट प्रोडक्शन प्रोसेस। मेंटेनिंग जीरो डिफेक्ट
प्रोडक्शन प्रोसेस। तो त्रुटि रहित उत्पादन प्रक्रिया, त्रुटि रहित उत्पादन प्रक्रिया को बनाए रखना, त्रुटि रहित उत्पादन प्रक्रिया को बनाए रखना, त्रुटि रहित उत्पादन प्रक्रिया को बनाए रखना। तो ये इसका मीनिंग हो गया। अब इसको कैसे करते हैं, मेथड क्या हम यूज करते हैं इसके लिए। तो मेथड तो बहुत सिंपल है। मैंने आपको जो बताया था एजुकेटिंग फॉर द सेफ्टी, एजुकेटिंग फॉर द सेफ्टी, वही सब मेथड यहां भी यूज किए जाते हैं। जैसे 5S बुलेटिन, 5S बुलेटिन, 5S लीफलेट, 5S स्लोगन एंड मैसेज, nominating, 5S committee, nominating, 5S committee, arranging seminar on 5S, providing best 5S section prize, awareness drive, तो ये जितने भी एजुकेटिंग के तरीके हैं वो फॉलो किया जाता है इसके लिए, कि जैसे 5S का कोई बुलेटिन बना के दिया जाए डिपार्टमेंट्स को, कोई लीफलेट्स दिए जाएं, कुछ स्लोगन्स या कुछ मैसेज 5S का लिखा जाए, हर सेक्शन से एक कमेटी नॉमिनेट किया जाए उसके लिए, और एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की कौन सा सेक्शन 5S में बेस्ट रहा इस साल, या क्वार्टरली बेसिस पर 3 महीने में कर सकते हैं कि 3 महीने में एक प्राइज का आप अरेंजमेंट करें कि कौन सा सेक्शन बेस्ट है, उस सेक्शन को आप प्राइज दें, और अवेयरनेस ड्राइव जो अलग अलग होती हैं उसको आप कर सकते हैं। एडवांटेज है क्रिएटिव एंड कॉम्पिटिटिव, attitude, creative and competitive attitude, develop in employees of different departments. क्रिएटिव एंड कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड डेवलप इन एम्प्लॉइज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। दूसरा नॉन वर्किंग आवर्स ऑफ मशीन्स आर कंसिडरेबली रिड्यूस्ड। यानी उसका मेंटेनेंस प्रॉपर होगा तो ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो मशीन प्रॉपर काम करेगी, तो उसका वर्किंग आवर इंप्रूव हो जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो तीसरा पॉइंट यही है कि प्रोडक्टिविटी सर्विस एंड डिलीवरी, प्रोडक्टिविटी सर्विस एंड डिलीवरी, प्रोस्पेक्टिव
सर्विस एंड डिलीवरी, DELIV, डिलीवरी, प्रोस्पेक्टिव ऑफ इंस्टीट्यूट ऑब्लिक इंडस्ट्री इज इनहेंस्ड। तो मेन फायदे हैं, बहुत फायदे हो सकते हैं, एडवांटेज तो बहुत इसके हैं, बट चलिए मेन 3 है। क्रिएटिव एंड कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड डेवलप इन एम्प्लॉइज ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो हिंदी में लिखना है, जरूरत नहीं है, चलिए। नॉन वर्किंग आवर्स ऑफ द मशीन आर कंसिडरेबली रिड्यूस्ड। तो नॉन वर्किंग आवर मशीन का बढ़ जाता है। क्या बात है, अभी जाने के मूड में लग रहे हो? क्यों है? हाँ नहीं कोई बात नहीं, तो कब जाना है तो बोल दो, खत्म करते हैं। हाँ बस ये खत्म ही हो गया, 5 मिनट बस, और बस ये खत्म हो गया। मैं 5 मिनट और लेता हूँ, बस खत्म हो जाए। जब आपको जाना, मैंने कहा ना, जब आपको जाना आप बता दीजिए, उस समय हम इसको खत्म कर देंगे। तो अब इसके बाद जैसा मैंने कहा कि इसके लिए एक ऑडिट होता है, ऑडिट की टीम आती है, हर सेक्शन में वो जाके देखती है, और उसका एक पहले से ही प्रोग्राम दे दिया जाता है, 25, 30, 40, 50 पॉइंट्स उसमें होते हैं, और उस पॉइंट्स को पता रहता हर सेक्शन को। फिर वो ऑडिट आके उस 50 पॉइंट पे अपने मार्क्स देते हैं। उस मार्क्स को जब सेग्रीगेट करके, यानी टोटल मार्क्स को ऐड करके हर सेक्शन के कितने मार्क्स हैं, उसके आधार पर वो डिसाइड करते हैं कि जो 5S इंप्लीमेंट हुआ था उसका कितना प्रोसेस पूरा हुआ, कितना प्रोसेस रह गया। अगर मार्क्स में 25% मिलता है तो इसका मतलब 5S में बहुत कम हुआ या बिल्कुल नहीं हुआ। अगर 50% तक मार्क्स मिलते हैं तो इसका मतलब 5S इज इनिशिएटेड इन द प्रोग्रेस, बट मेन पॉइंट्स आर स्टिल टू बी कवर्ड। यानी 5S तो शुरू कर दिया है आपने, कुछ आपने किया है, लेकिन और कार्य करना अभी बाकी है। 75% एंड अबव है, यानी आप अब हैबिट बन गई है, ज्यादातर लोग इसको फॉलो करते हैं, और धीरे धीरे आगे भी ये फॉलो होता रहेगा, ऐसा लगता है। और अगर 80% है, मतलब एक्सेलेंट, तो फिर उस सेक्शन को प्राइस मिलेगा। ठीक है, तो ये 5S आज तो हम शुरू करना चाह रहे थे, बट अभी आप लोगों को जाना है, तो ठीक है, ओके। यानी कल का जो 15 मिनट एक्स्ट्रा था आज पूरा हो गया। लेकिन 15 मिनट तो आज का गया ना, चलो कल को, कल पूरा कर लेंगे।